नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चरल सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जुलाई के महीने में जो शेड्यूल्ड है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसको एग्जामिनेशन तक। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करिए। दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आपके सिलेबस से जो संबंधित है, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस सीधे रूप से देखने को भी मिलते हैं या फिर इनडायरेक्टली जो तथ्य हैं वो दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आज के पूछा गया है, कौन सा बाघ रिजर्व कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट आप प्लीज़ रेफर कीजिएगा। इनमें से स्टार्टिंग के 3 तो हैं। मेलाघाट बाघ रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कामेंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंट रिजर्व्स की भी लिस्टिंग आपको पढ़ने की जरूरत है। ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, अरुणाचल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि ये कुछ इसमें छुपे हुए तथ्य होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क्स की लिस्ट है उसमें से ये मतलब एक प्रकार का छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो स्थित है वो है, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई का क्या हो गया, तमिलनाडु। 2 कथन हमारे पास हैं, उसमें से कौन सा सही है, ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है कि सही पूछा गया है या फिर गलत। क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक, इसका गठन संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों की पृष्ठभूमि की उपज है। तो देखिए, 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ है, तो 73वें में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 74वें में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इसके बारे में। तो अब इन लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही जो ये जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है, तो वो वहाँ के मतदाताओं की जो निर्वाचक नामावली है जिसमें लिस्ट में नाम होते हैं सबके, तो उसको तैयार करने, संशोधन करने तथा इन सभी चीज़ों का कार्य करता है। तो दोनों बातें यहाँ पे हमारी ठीक हैं, ऑप्शन सी को चुनेंगे। दो कथन फिर से है, कौन सा कथन गलत नहीं है ना। तो राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय न बना करके एक सदस्यीय बनाया गया है। तो जैसे हमारे भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे अभी इलेक्शन लोकसभा के हो रहे हैं, तो इन सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 लोग मुख्य रूप से इसके एक तरीके से इंचार्ज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। वहीं जो राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग है वो उसमें क्या है कि सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर उस राज्य के निर्वाचन आयोग के, ठीक है। तो वही बात दूसरे स्टेटमेंट में भी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग का, वो जिस राज्य का है उसका सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो गलत इसमें दोनों स्टेटमेंट नहीं है। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है ये बताना है। पहला है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ठीक है। तो जैसे कभी आप ठंडे प्रदेशों में गए हों या उत्तराखंड के जो लोग हैं, आप लोग खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं। अगर आप भारत के अन्य हिस्सों में जो समतल एरिया है वहाँ पर जाएंगे, उसके अपेक्षा उत्तराखंड राज्य में जलवायु क्या है, ठंडी है। तो क्यों है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है मैक्सिमम जो है वो हिमालयन रीजन में है ना। तो क्या है कि अन्य रीजन से अल्टीट्यूड हमारा जो है वो ज़्यादा है, ठीक। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। तो यही सेकंड स्टेटमेंट इसको जो है आगे एक्सटेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है कि क्या होता है कि ऐसे हमारे जो पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ की जो एयर है वो डेंस नहीं है, ठीक है, रेयरर मीडियम है, ठीक, विरल। तो इस वजह से पार्टिकल्स जो है दूर दूर हैं, तो इस वजह से ये सब एरियाज ठंडा होते हैं। तो दोनों ही बातें हमारे फिर से ठीक हो गई। देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक हमारा टर्म है इकोलॉजी, ठीक। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था ये बताना है। तो जो है अक्सर पूछ लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस फैक्ट के रूप में। तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, ठीक है।
ऑप्शन फर्स्ट। पत्तों की क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें क्या है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस रूप में इसको ध्यान रखिए। भारत में नीति निर्माण के तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो देखिए, कोई भी पॉलिसी भारत सरकार के अंतर्गत बनाई जा रही है, ठीक है, तो मुख्य रूप से तो कैबिनेट है ना उस पर कार्य करती है। जुडिशियल कुछ जैसे जजमेंट्स वगैरह हैं तो उसका भी रेफरेंस लेकर के पॉलिसी बनाई जाती है। कुछ दबाव समूह, अगर मान लीजिए लोगों के कुछ समूह ऐसे हैं, प्रेशर ग्रुप्स, जो अपनी डिमांड के लिए सरकार पे एक तरीके का जो है मॉरल कह लीजिए प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो विचार सही हैं तो उस पर भी विचार करके उसको इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में, तो सारे ही सही हो जाएंगे। अगला है वरेरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोलफील्ड इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र की। कुछ हमारे पास अधिनियम लिखे हैं और उसके रेफरेंस में कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में। लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये है 2011 का। देखिए यहाँ पे ये राइट टू बी हर्ड ऐसा कुछ स्पेशली एक्ट तो नहीं है। जैसे कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो उसके बारे में जो है कोई पीड़ित है तो उसके सुनवाई से संबंधित मामले कोर्ट में जाते हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान रख सकते हैं, 1986 का है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमेन 2005, ठीक, तो इसमें जो है सी वाला ऑड हो गया। दो कथन फिर से हैं, कौन सा गलत है बहुत ध्यान से देखना होता है ये। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, तो सरकार से संबंधित जो ऑफिशियल सीक्रेसी है उसका एक एक्ट ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही बना था 1923 में, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। तो इसमें सूचना को सार्वजनिक करना, कोई भी सरकारी सूचना है ऑफिशियल, उस अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट करता है या कोई अन्य भी, तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में इसको रखा जाएगा, बिल्कुल ये ठीक बात है। सेकंड है सूचना अधिकार विधेयक, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको प्रदान हुई थी और अक्टूबर 2005 से इन्फोर्स्ड है ना। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। अगला है, इसमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किए जाने वाला एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है? तो अन्य राज्यों में भी जो फेमस डांसेस हैं पूछ लेते हैं, तो पाइका डांस किया जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से देखना है। महाजनपद है और उसकी कैपिटल, तो देखिए पहले भी हमने बताया हुआ है कि करीब जो है 600 से 345 BC के आसपास ये इनका टाइम पीरियड है। 16 महाजनपद कुल हुए। अभी जैसे उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड कट करके अलग हुआ, तो जब अब इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो ये हिस्सा था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मिला के, इसमें कुल 8 महाजनपदों की टेरिटरी थी। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर जो है तो इसमें अब गलत है कौशल, कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती, है ना। अब इसमें है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ टेम्पल और साइट्स हैं और किस राज्य में स्थित हैं वो लिखा है या किस सिटी में। तो जो है मीनाक्षी अம்மन टेम्पल आंध्र प्रदेश लिखा है, ये गलत है, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक। कुडन कुलन नाभिकीय विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको भी देख लें, और लोकेशन, ठीक है, नाम और लोकेशन। तो ये तो है यहाँ पे तमिलनाडु में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो जो है इम्पॉर्टेंट ये बेसिकली कुछ वो हैं इंडेक्सेस, तो जारी करने वाला संस्था, और अगर उसमें भारत की रैंकिंग है तो वो भी जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको तो खैर रिलीज़ करता है, ऑप्शन फर्स्ट। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली बात हो रही है, तो इससे पहले एक संस्था थी जिसका नाम था गैट, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ 1995 में, उसका हेडक्वार्टर जो है पूछा गया यहाँ पे, तो अब ये लिखा है वॉशिंगटन, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक। फिर है कि एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये प्रकार की सब्सिडी होती है, तो ये भी WTO सुझाता है, उससे संबंधित है। लास्ट में एक स्टेटमेंट है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तो ये बात भी ठीक है ना। तो गलत पूछा गया था, बी को चुनेंगे हम। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है? वर्ष 2016 में कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो ठीक है, ये कथन भी ठीक है। वैसे मेन बात यहाँ है कि सुभाष पालेकर को शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है ना, खेती, इस नामक पद्धति के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने ही इस चीज़ को, इस विधि को पॉपुलर बनाया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार की केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है ना, जिसमें कॉस्ट ऑफ ये मतलब जो कोई भी हमारी जो फसल है या कोई सब्जी है उसको उगाने का कॉस्ट केमिकल के रेफरेंस में ज़ीरो हो, है ना, ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ हो। तो इसको है ना ये मतलब शुरू करने के लिए या पॉपुलराइज करने के लिए जाना जाता है इन्हें, और इसी के लिए इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। तो दोनों बातें ठीक हैं। अगला है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ये था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, लॉर्ड क्लाइव, इसने डायरकी की व्यवस्था शुरू की। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। उसके बाद बंगाल के रीजन में देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का वो डिवाइड किया गया दो चीज़ों में, निज़ामत और दीवानी। तो यही डायरकी सिस्टम था। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा का अंकन बंद करा करके शाहबाई कविताएं लिखने को कहा था? तो जैसे ये इस्लाम धर्म में कलमा होता है, ठीक है, जैसे कि जो उनके सीक्रेट ग्रंथों की चीज़ें, तो इसकी ये चीज़ें लिखी जाती थी जो उस टाइम पे मुगल टाइम पीरियड में कॉइन्स चलते थे। तो इसको बंद करवाया था औरंगज़ेब ने, ठीक है। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में कई सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उसने जजिया को रीइंट्रोड्यूस किया था, है ना, कई तरह की चीज़ें इसने है ना जो है स्टॉप की या शुरू करी। तो उसी में से एक ये भी था। तो ये कलमा स्टॉप करके कुछ पोएम्स को इनग्रेव करवाने के लिए सिक्कों पर कहा था इसने ही। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। मुगल काल में चित्रकला विभाग का गठन इसमें से किसके द्वारा किया गया था? तो पेंटिंग्स देखेंगे स्टार्ट हो जाती है जैसे हुमायूं के टाइम पीरियड से, पॉपुलराइज होती है प्रॉपर, और इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही स्टैब्लिश किया था अकबर ने, ठीक, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जैसे यहाँ पे इन ऑप्शंस में हम साइनोबैक्टीरिया को वाइडली यूज़ कर सकते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा है, वैसे कवक वगैरह को भी कई बार यूज़ किया जा सकता है ना, बट इसमें साइनोबैक्टीरिया जिस और ये राइजोबियम, है ना, एजोला, इन सबको यूज़ किया जाता है। देखिए, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के किस वर्ग हेतु लाभकारी है? इन्फ्लेशन बेसिकली एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्राइस लेवल जो होता है हमारा उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जिसने उधार दे रखा हो, है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकर स्थिति में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सी वाला करेक्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें गलत टिक हो गया था। अगला है, कुछ क्रॉप वैरायटीज़ हैं और किस फसल की वैरायटी है वो जो प्रॉपर मतलब पॉपुलरली चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। तो रचना ये मटर की वैरायटी है, वरुणा सरसों, और नीलम अलसी, है ना, लिनसीड। तो पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो चूंकि सारे सही हैं तो इसको चुनेंगे, डी वाले को। गलत युग में चुनना है, पुरातात्विक स्थल खोजकर्ता। तो इसमें ब्रिटिश टाइम पीरियड में कौशाम्बी स्थल के बारे में जो कुछ एक्सकवेशंस मिले हैं उसकी सूचना बताई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जॉन मार्शल गलत है, अन्य ये दो विकल्प ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन में कुछ हमारे पास पेयर हैं और कुछ हार्मोन्स हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में मेनली, उसके बारे में इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पे जो है ये एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहेंसर लिखा है, ये गलत है। ये बेसिकली हमारे जो प्लांट्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेसेस वगैरह हैं, है ना, प्लांट से संबंधित, उसमें हेल्प करता है। तो ये गलत है। थोड़ा चाहें तो इन सब के बारे में थोड़ा, जैसे ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है ना, जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कभी बार, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें और उस पर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं अभी भी, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें अपनी तैयारी को चेक करने के लिए कि आपने कहाँ तक तैयारी कर ली है, या पेड क्विज में प्रैक्टिस के लिए 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करवाए हुए हैं। तो इन सभी में जुड़ने के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे, 3 मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं या एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।